हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का ललित अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से जैव अणु में मोनोसेकेराइड पढ़ने वाले हैं। मोनोसेकेराइड में आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज टॉपिक होगा हमारा। तो आज हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए ग्लूकोज के बारे में। तो जो आपका ग्लूकोज है, आपको पता है पहले से ही कि ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज इस तरह आते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज एक क्या है, आपका मोनोसेकेराइड है। आप कह सकते हैं ग्लूकोज को हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड का एक एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड। अब बात करते हैं ग्लूकोज। तो आप जानते ही हैं कि जैव जगत में मोनोसेकेराइड में सबसे ज़्यादा महत्व जो है ग्लूकोज को दिया गया है। जैव जगत में सबसे ज़्यादा अगर महत्व मिला है किसी को मोनोसेकेराइड में, तो ग्लूकोज को मिला है, उसके बाद फ्रक्टोज को मिला है। इन्हीं दोनों में से आपका सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ग्लूकोज को वरीयता दी गई है। तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है हमारा, ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होगा आपका C6H12O6। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12 और O6। अगर इसके अन्य नाम के बारे में जिक्र किया जाए तो इसका अन्य नाम होगा, अन्य नाम आपका होता है, एक तो यहाँ लिख दिए हैं हम, जो है आपका डेक्सट्रोस। डेक्सट्रोस आपका डेक्सट्रोस होता है। और इसी को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे कहते हैं एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस। तो एल्डोहेक्सोस को भी आप ग्लूकोज कह सकते हैं। एल्डो का मतलब आप जानते हैं कि वे मोनोसेकेराइड, जो सेकेराइड होते हैं उनको दो आधारों पर बांटा गया है मोनोसेकेराइड को। एक आपका बांटा गया है कि ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं उन्हें ग्लूकोज कहा जाता है, और जिनमें क्या हो जाता है आपका कीटोन समूह उपस्थित होता है उन्हें हम कीटोस कहते हैं। तो जिनमें CHO समूह उपस्थित होता है उसे एल्डोस बोला जाता है। जिसमें CHO समूह उपस्थित होता है उसे एल्डोस बोलते हैं, और जिसमें कीटोन समूह उपस्थित होता है उसे कीटोस बोलते हैं। कीटोस बोलते हैं। तो आपका एल्डोस में आपका जो आता है एल्डोहेक्सोस आता है। तो इसका नामकरण, कार्बोहाइड्रेट का नामकरण देखते हैं तो इसमें ओस लगाया जाता है। अब जैसे इसमें क्या है आपका CHO समूह उपस्थित है तो हम इसको बोलते हैं एल्डो। अब इसमें देखिए ओस भी लगा है। तो अब इसमें क्या होता है, कार्बन संख्या काउंट कर लेते हैं। जैसे आप इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं, हेक्स। अब इसमें ओस लगा देंगे तो हो जाएगा हेक्सोस, एल्डोहेक्सोस। अब जैसे इसमें हम देख लेते हैं कीटोन वाले में, कीटो समूह में, तो इसमें क्या होता है आपका कीटो हो जाता है, और कीटो होने के बाद 6 कार्बन होगा तो वो भी हो जाएगा क्या, हेक्सोस। तो कीटो हेक्सोस, क्योंकि आपका क्या होगा, जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज को कीटो हेक्सोस बोला जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज में भी क्या होता है आपका 6 कार्बन पाए जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, आपको कीटोस में जो आपका फ्रक्टोज होगा वो क्या होगा आपका कीटो हेक्सोस के नाम से जाना जाता है। और एल्डोस में जो एल्डोहेक्सोस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो हमारा जो होगा आपका हेक्सट्रोस होगा, डेक्सट्रोस हो जाता है आपका पहला, उसके बाद एल्डोहेक्सोस हो जाता है। और एक हम कहते हैं द्राक्ष शर्करा बोलते हैं, द्राक्ष शर्करा बोला जाता है आपका, द्राक्ष शर्करा। इसी को हम कहते हैं अंगूर की शर्करा, इसी को कहा जाता है या अंगूर की शर्करा बोल देते हैं आप, द्राक्ष शर्करा। क्योंकि रीजन है इसका द्राक्ष शर्करा मानने का, क्योंकि कहा जाता है कि जो पका हुआ अंगूर होता है उसमें लगभग 20 से 30% आपका ग्लूकोज पाया जाता है। और वैसे भी देखा गया है कि जो अंगूर, पका हुआ अंगूर होता है उसमें सबसे अधिक ग्लूकोज पाया जाता है। सबसे अधिक ग्लूकोज पाए जाने के कारण ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। द्राक्ष मतलब वो अंगूर होता है। तो जो आपका होगा जैसे ग्रेप शुगर, तो द्राक्ष शर्करा कहते हैं। तो इसका अन्य नाम है ग्लूकोज का डेक्सट्रोस, एल्डोहेक्सोस और द्राक्ष शर्करा।
अब बात आती है स्रोत की। तो स्रोत में अगर हम देखते हैं, स्रोत ये कहाँ पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, कैसे होता है, तो इसको देखते हैं हम। तो जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज दो रूपों में पाया जाता है, एक संयुक्त अवस्था में और दूसरा मुक्त अवस्था में। ग्लूकोज दो रूपों में पाया जाता है या दो अवस्थाओं में पाया जाता है, एक आपका क्या मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। तो हम लिख सकते हैं कि यह मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है, दोनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है, तो आपका जो ग्लूकोज है ये मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर जिक्र करें हम मुक्त अवस्था की, मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में अगर देखते हैं हम, तो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है आपका मुक्त अवस्था में, तो जो मीठे फल होते हैं उनमें लगभग ग्लूकोज पाया जाता है। जैसे आपका आम हो जाता है, केला हो जाता है, अंगूर हो जाता है, इन फलों में क्या है आपका ग्लूकोज पाया जाता है। और इसी के अतिरिक्त और देखते हैं तो हमें क्या होता है कि शहद जो होता है, शहद में भी काफ़ी मात्रा में आपका जो है ग्लूकोज पाया जाता है। तो शहद में भी क्या है आपका ग्लूकोज पाया जाता है। तो जैसे मुक्त अवस्था में हम तो यहाँ लिख सकते हैं मीठे फलों, तो मीठे फलों में जैसे आपका आ जाता है केला, आम, अंगूर, केला, काम आपका हो जाएगा शहद। शहद में भी काफी मात्रा में पाया जाता है आदि। जैसे बात की जाए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक पके हुए अंगूर में पाया जाता है, पके हुए अंगूर में पाया जाता। इसमें अगर देखा जाए पके हुए अंगूर में लगभग 20 से 30% पाया जाता है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। पके हुए अंगूर में पके हुए अंगूर में 20 से 30% ग्लूकोज पाया जाता है। बीस से 30% क्या होता है आपका ग्लूकोज पाया जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं आपको, ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा कहते हैं। तो इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 मिनट के लिए हट जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। इसका अन्य नाम में देखें तो हम डेक्सट्रोज, एल्डोहेक्सोज, द्राक्ष शर्करा यानी अंगूर की शर्करा कहते हैं। इसको एल्डोहेक्सोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोनोसेकेराइड में 2 समूह हैं आपके, एक होता है CHO समूह, एक होता है कीटोन समूह। जो CHO यानी एल्डिहाइड जिनमें पाया जाता है एल्डिहाइड समूह, उसे एल्डोज कहते हैं। जिसमें कीटोन समूह पाया जाता है उसे कीटोस कहते हैं। अब इसमें क्या है, 6 कार्बन उपस्थित हैं आपके ग्लूकोज में, 6 कार्बन उपस्थित हैं और इसमें CHO समूह पाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं एल्डोहेक्सोज। इसमें क्या होता है आपका कीटोन समूह पाया जाता है, जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन समूह पाया जाता है, इसलिए इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। अब यहाँ स्रोत की बात आती है तो जो कीटो आपका ग्लूकोज होता है वो 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में जो पाया जाएगा वो मीठे फलों जैसे आम, अंगूर, केला और शहद में, इन सब में पाया जाता है। और पके हुए अंगूर में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है, लगभग 20 से 30%,
जिसके कारण ग्लूकोज को हम पके हुए अंगूर में सबसे अधिक ग्लूकोज पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा या अंगूर की शर्करा कहते हैं। आप लोग जानते होंगे जो अंगूर होता है, अंगूर से वाइन शराब बनाई जाती है। वाइन एक शराब है जो है अंगूर से वाइन शराब बनाई जाती है। तो पके हुए अंगूर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, जिसके कारण से हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा कहते हैं। जिसके कारण हम ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा कहते हैं। अब बात आती है संयुक्त अवस्था में। तो संयुक्त अवस्था में जो पाया जाएगा ग्लूकोज क्या है? संयुक्त अवस्था में यानी इसके साथ और कुछ भी मिले होते हैं, उनके साथ मिला होता है। जैसे आपका होता है माल्टोज, सुक्रोज और सेलुलोज और जैसे स्टार्च आपका हो जाता है। तो माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च आदि में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा पर्याप्त उपस्थित होती है आप में। तो हमें इन्हीं से क्या करना है? ग्लूकोज प्राप्त करना है। तो अब बात आती है, ये तो स्रोत हो गया आपका ग्लूकोज का जो है अणुसूत्र हो गया, नाम हो गया। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन पर, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण। क्या करेंगे? अब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हमें निर्माण करना है। तो ग्लूकोज का निर्माण एक प्रयोगशाला विधि है, एक औद्योगिक विधि है, जिसमें से प्रयोगशाला में क्या करते हैं? हम गन्ने की शर्करा का जलावटन कराकर प्राप्त करते हैं। और औद्योगिक विधि में क्या होता है? स्टार्च का जलावटन कराया जाता है। स्टार्च का जो सूत्र होता है आपको पता है। स्टार्च का सूत्र, सेलुलोज और स्टार्च का सूत्र होगा C6H10O5 का वॉल्यूम। ये है सेलुलोज और स्टार्च के सूत्र। और ये आपका होता है C12H22O11। इनके सूत्र आपके ये होते हैं। तो माल्टोज का सूत्र और सुक्रोज का सूत्र होगा C12H22O11। ग्लूकोज और स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का वॉल्यूम। इतना होता है। और आप लोग जानते हैं सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, ये सब क्या है? आपके डाइसेकेराइड हैं आपका। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉलीसेकेराइड का जिक्र किया था। पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है? हमने बताया था जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड के अणु पाए जाते हैं, उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड भी 2 भागों में बटा है, जिक्र कर लेते हैं हम। पॉलीसेकेराइड 2 भाग में बटा है आपका। एक होता है सम और एक होता है विषम। एक सम पॉलीसेकेराइड और एक क्या होता है? विषम पॉलीसेकेराइड। एक सम पॉलीसेकेराइड और एक विषम पॉलीसेकेराइड। ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनका जलावटन किया जाए तो मोनोसेकेराइड के अणु जो होते हैं क्या होते हैं? समान अणु होते हैं। जो अणु प्राप्त हों वो क्या होंगे? आपके समान अणु प्राप्त होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड सम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और जिनमें क्या होता है कि जलावटन करने पर असमान अणु प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्च का जब जलावटन किया जाता है, तो उसमें हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च का जलावटन करते हैं तो उसमें लगभग क्या होता है? ग्लूकोज। सेलुलोज का जब जलावटन करते हैं तो लगभग फ्रुक्टोज। और उसके बाद आ जाइए आप
विषम में क्या होता है, जब जलावघटन किया जाता है तो क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं, जैसे इनुलिन। जब इनुलिन का क्या करते हैं हम जलावघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। यानी यहाँ जब जलावघटन किया जाता है तो ग्लूकोज भी मिलेगा और आपका फ्रक्टोज भी मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसमें वरीयता दी जाती है। जैसे फ्रक्टोज, इनुलिन में फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं कि इनुलिन का जलावघटन किया जाता है तो फ्रक्टोज प्राप्त होता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वरीयता उसी को दे दी जाती है। तो आपका क्या होगा, पॉलीसेकेराइड दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक क्या होता है सम पॉलीसेकेराइड और दूसरा विषम पॉलीसेकेराइड। तो ओके, क्लियर है आपको पॉइंट? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। तो हम पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज का निर्माण। तो ग्लूकोज के निर्माण में हम पहला पढ़ेंगे आपका फर्स्ट गन्ने की शर्करा। तो गन्ने की शर्करा का क्या करना है, जलावघटन करना है। तो गन्ने की शर्करा के जलावघटन द्वारा गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। तो गन्ने की शर्करा का सूत्र आपको पता है, इसी सुक्रोज को ही कहते हैं गन्ने की शर्करा आपका C12H22O11, C12H22O11। इसी को हम क्या कहते हैं, गन्ने की शर्करा कहते हैं। इसे लिख सकते हैं बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर। इसे इंग्लिश में लिखेंगे हम बाई हाइड्रोलिसिस कैन शुगर आपका हो जाता है। तो थोड़ा थ्योरी हम समझा देते हैं आपको पहले ऐसे ही। तो गन्ने की शर्करा को हम क्या करते हैं, जैसे प्रयोगशाला विधा आपकी, तो हम क्या करते हैं ग्लूकोज प्राप्त बनाना हमको, तो हम गन्ने की शर्करा को हम क्या करते हैं कि तनु HCl, गन्ने की शर्करा को यानी C12H22O11, इसको हम क्या करते हैं तनु HCl, ये एक एल्कोहलिक होता है, इसमें कुछ मात्रा में एल्कोहल उपस्थित होते हैं। तो गन्ने की शर्करा को हम जब जलावघटित करते हैं तो HCl की उपस्थिति में जलावघटन करते हैं, और जल अपघटन करने के बाद क्या होता है, ये दो पार्टों में टूट जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ कितना है, C12 है, ये टूट जाएगा C6 और एक फिर हो जाएगा C6, 22 है और 2 24 हो जाएगा, ये 12 यहाँ हो जाएगा और 12 यहाँ भी हो जाएगा। आपका 11 है, आपका 12 हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा और 6 यहाँ हो जाएगा। तो गन्ने की शर्करा से हमें ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रक्टोज भी मिलता है आपका। तो आप ये कह सकते हैं कि गन्ने की शर्करा का जलावघटन के द्वारा हमें फ्रक्टोज भी मिलेगा और ग्लूकोज भी मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गन्ने की शर्करा के जलावघटन द्वारा फ्रक्टोज भी प्राप्त किया जाता है। आप इतना बोल सकते हैं। अब यहाँ एक बात ये आती है कि इसका जब निर्माण करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर जो रखते हैं 50 अंश सेल्सियस रखते हैं। टेम्परेचर इसका कितना कर देते हैं, 50 अंश सेल्सियस कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला नोट कीजिए, उसके बाद हम इसकी थ्योरी कराते हैं। चलिए हो गया होगा आपका, ऊपर यहाँ साफ कर देते हैं। तो आपका क्या है, गन्ने की शर्करा के जलावघटन द्वारा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि प्रयोगशाला में गन्ने की शर्करा। अब गन्ने की शर्करा को एक और नाम दिया गया है, गन्ने की शर्करा को इच्छु शर्करा भी कहते हैं, यानी इच्छु शर्करा। गन्ने की शर्करा को हम क्या कहते हैं, इच्छु शर्करा भी कहते हैं। तो प्रयोगशाला में गन्ने की शर्करा को तनु HCl के एल्कोहलिक विलयन, तनु HCl के एल्कोहलिक का मतलब होता है जिसमें क्या हो, थोड़ा मात्रा में एल्कोहल उपस्थित हो, उसे एल्कोहलिक कहते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, गन्ने की शर्करा को तनु HCl के एल्कोहलिक विलयन
के साथ जल अपघटन के साथ 50 डिग्री 50 अंश सेल्सियस ताप पर जल अपघटन करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो आप देखे होंगे, ध्यान दीजिए, हमने अभी इसके पहले जिक्र किया कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसी को वरीयता ज़्यादा दी जाती है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसी को वरीयता ज़्यादा दी जाती है। जैसे आप देखे होंगे गाँव और घर में जो ज़्यादा पैसा कमाता है सभी लोग उसी को क्या करते हैं? प्यार करते हैं ज़्यादा। तो उसी प्रकार से क्या है, आज का जो दौर है वो सब पैसों पर ही टिका हुआ है। आज का जो दौर है वो पैसों पर ही टिका हुआ है। सारी चीज़ें पैसे से हैं। जिसके पास जितना पैसा है समझ लीजिए उसके पास उतनी ही व्यवस्था है। और पैसा कहाँ से? शिक्षा से ग्रहण की जा सकती है, पाया जा सकता है पैसे को। आप थोड़ा मेहनत कीजिए, जितना आप शिक्षित होंगे आपके अंदर उतने सोचने विचारने की क्षमता भी ज़्यादा आएगी। तो हम चलते हैं पुनः अपने टॉपिक पर। तो जल अपघटन करने पर क्या मिलता है हमको? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इसका जो समीकरण हो जाएगा, इसका जो समीकरण होता है आपका, तो पहले गन्ने की शर्करा का सूत्र हो जाएगा C12H22O11 प्लस क्या होगा? H2O साइन ऑफ ए। यहाँ लिखेंगे हम तनु HCl और यहाँ लिखें कामा लगा देंगे 50 डिग्री टेम्परेचर आपका। और यहाँ लिख देते हैं हम जल अपघटन। अब देखिए यहाँ कितना है? 12 है और यहाँ आपका H2 है, यहाँ 22 है, 11 है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका C6 और C6 22 2 24 यानी कि 12 में टूट जाएगा आपका। यहाँ भी आपका हो जाएगा 12। यानी कहने का मतलब है भेदभाव नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको? भेदभाव नहीं करना है, दोनों को आपको बराबर देना है। यहाँ पर 11 और एक ये 12, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा। तो हमने देखा आपने भेदभाव नहीं किया। एक क्या हो गया आपका? ग्लूकोज हो जाता है। एक हो जाता है आपका ग्लूकोज और दूसरा आपका हो जाता है फ्रक्टोज। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फ्रक्टोज हो जाता है। तो वरीयता किसको दी गई? ग्लूकोज को। अब देखिए ये यहाँ आपको क्या मिला? ग्लूकोज मिलता है। तो ये क्या है आपका? गन्ने की शर्करा है, जिसे हम कहते हैं इच्छु शर्करा और ये आपका जल हो जाता है। तो पहला हमें मिलता है प्रयोगशाला में। आप चाहे प्रयोगशाला कहिए इसी को, और चाहे आप इस तरह कह सकते हैं कि गन्ने की शर्करा से आपने ग्लूकोज प्राप्त किया, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में आपने ग्लूकोज प्राप्त किया। रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए जल्दी से। कंप्लीट हो गया आपका। तो हमने क्या प्राप्त किया? ग्लूकोज प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो आपको पता होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को कुछ कहा जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को हम कुछ कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्रतीप शर्करा। क्या बोलते हैं? प्रतीप शर्करा बोलते हैं। इन दोनों के मिश्रण को हम प्रतीप शर्करा कहते हैं, प्रतीप शर्करा कहा जाता है। अब आगे कुछ पॉइंट बता दें इसमें से। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राप्त यहाँ मिश्रण होगा, इस प्राप्त मिश्रण का नोट नहीं करना, केवल समझ लीजिए बस। प्राप्त मिश्रण का हम क्या करते हैं? एल्कोहल में विलय कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? एल्कोहल में डाल दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। तो एल्कोहल में विलय कर देते हैं, विलय कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? जैसे दोनों चीज़ें हैं तो आपको अलग करना है दोनों को। आप कैसे अलग करेंगे? ना ग्लूकोज अलग होगा ना फ्रक्टोज अलग होगा, तो समस्या हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज यानी प्रतीप शर्करा को हम एल्कोहल में विलय कर देते हैं।
विलय कर देने के बाद जो हमारा ग्लूकोज होता है जिसे हम बना रहे हैं, मौके पर हम भी इसी को महा रहे हैं ज़्यादा, ठीक है ना। फ्रक्टोज को अभी नहीं ज़्यादा वो रेता देंगे, हम ग्लूकोज को रेता देंगे। तो यहाँ पर क्या है, अभी ग्लूकोज को रेता दी जा रही है। तो जो ग्लूकोज है ये क्या होता है, इसमें आविलय होता है, इसमें घुलनशील नहीं होता, इसमें आविलय होता है। तो ग्लूकोज आविलय होता है, इसमें घुलता नहीं है। और ये क्या करता है, उसी में क्रिस्टलीय ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है। क्रिस्टलीय ठोस के रूप में क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, जिससे छान कर क्या करते हैं, अलग कर लिया जाता है। तो आपका क्या होता है कि जो मिश्रण होगा उसको हम एल्कोहलिक विलयन में डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होगा, जो ग्लूकोज होता है वो आविलय होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फ्रक्टोज फिर घुलनशील होगा, फ्रक्टोज मिलता होगा तो उसमें मिल जाएगा। और ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ये क्रिस्टलीय रूप में नीचे बैठ जाता है और इसे छान कर अलग कर लिया जाता है। जब छान कर अलग कर लिया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें क्रिस्टलन करना पड़ता है। तो क्रिस्टलीकरण करके क्या करते हैं, हम इसको शुद्ध एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। तो क्रिस्टलीकरण करने के बाद हमें क्या मिलता है, शुद्ध एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। तो नोट तो हो ही गया है, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया देखते हैं। अब बात आती है स्टार्च के जल अपघटन। स्टार्च, तो स्टार्च के जल अपघटन द्वारा, तो अब बात आती है स्टार्च का। तो स्टार्च का जब जल अपघटन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, H2SO4 की उपस्थिति होती है। ध्यान देना है हमको विशेष करके कि जब प्रयोगशाला विधि प्रयोग करते हैं तो उसमें तन HCl का प्रयोग किया है हमने, और यहाँ पर स्टार्च में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम H2SO4 की उपस्थिति में लगभग निम्न दाब देते हैं, टेम्परेचर लगभग 120 अंश सेल्सियस कर देते हैं। करने के बाद जब स्टार्च का जल अपघटन किया जाता है तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है 120 अंश सेल्सियस। और निम्न दाब पर जब हम क्या करते हैं, स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो हमें मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6 मिलता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको। और स्टार्च का सूत्र आपको पता ही है, स्टार्च का सूत्र आपको पता है, क्या होता है आपका C6H10O5 का होल है, ये होता है स्टार्च का सूत्र। स्टार्च को क्या करते हैं, हम जल अपघटन करते हैं। तो स्टार्च का जल अपघटन H2SO4 की उपस्थिति में 120 अंश सेल्सियस ताप व निम्न दाब पर करने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज प्राप्त होता। तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्लियर है पॉइंट आपको, पॉइंट क्लियर है आपका। चलिए ठीक है, तो आपका पॉइंट ये क्लियर है। तो इसमें आपको देखना है, अब देखिए एक छोटी सी और बात है कि जो H2SO4 की उपस्थिति होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि H2SO4 के साथ स्टार्च का जल अपघटन करें, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में हम गंधक मिला देते हैं। गंधक का मतलब होता है सल्फर। इसमें कुछ मात्रा में गंधक मिला करके जब उसको 120 अंश सेल्सियस ताप दिया जाता है तब हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब चलते हैं हम स्टार्च रिएक्शन पर आ जाते हैं। रिएक्शन, अब रिएक्शन की बात आती है तो आपको रिएक्शन पता है कितना, स्टार्च का सूत्र होता है C6H12, क्या बताएं, मिस्टेक हो जा रही है आज, O5 C6H10O
5 प्लस इसका क्या करना है, हमें जल अपघटन कराना है, तो पूरे का ये हो जाएगा होल है। अब हम जल अपघटन कराएंगे और किसकी उपस्थिति होगी यहाँ पर, हमें H2SO4 की, शांत H2SO4 की। और यहाँ टेम्परेचर जो होगा 120 अंश सेल्सियस, वह निम्न प्रेशर होगा आपका, निम्न दाब होगा, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, C6 है यहाँ पर, तो हम यहाँ C6 लिख देते हैं। 10 है यहाँ, 10 और 2 मिलाकर 12 हो जाएगा, H12 हो जाएगा। और आपका 5 और ये 1 यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया क्या, ग्लूकोज। अभी हमने जिक्र किया था कि जो ग्लूकोज होता है हमारा, हमने जिक्र किया था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज समपॉलीसेकेराइड है, क्योंकि स्टार्च जो होता है समपॉलीसेकेराइड है, क्योंकि स्टार्च से ग्लूकोज के समान अणु प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए यहाँ N है, यहाँ भी N है, तो यहाँ क्या हो जाएगा N। जितने भी अणु इसमें से निकलेंगे वो सभी क्या, जितने भी मोनोसेकेराइड यहाँ से निकलेंगे वे सभी क्या होंगे, ग्लूकोज के होंगे। तो ये आपका क्या है, स्टार्च है। और आपको स्टार्च का जो स्रोत होता है, स्टार्च का अगर स्रोत की बात करें तो आप जानते हैं स्टार्च किस में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। फलों और सब्जियों में अधिक मात्रा में क्या होता है, आपका स्टार्च पाया जाता है लगभग जो है। तो आज हमने पढ़ा ग्लूकोज का निर्माण, रिएक्शन को नोट कर लीजिए। चलिए कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो आज हमने पढ़ा ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज के बारे में जिक्र किया, ग्लूकोज का स्रोत, ग्लूकोज का अन्य नाम, ग्लूकोज की जो है अणुसूत्र। तो अभी हमें बाकी है, इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ग्लूकोज का, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। समझ में लगभग आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा जो है ये टॉपिक। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लगभग आपका जो इंटर सिलेबस है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका विटामिन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन उठा करेंगे पेपर में जो है आपके। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग के लिए। थोड़ा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे को शेयर करते रहिए, जिससे अधिक बच्चे इसे देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वॉचिंग के लिए। नोट कर लीजिए।